केंद्र सरकार तो अपनी पूरे रिसोर्सेज यूटिलाइज करके सबके पीछे ईडी सीबीआई टीम्स को लगा रही है। अभी बिहार में सत्ता पलटी, ईडी से बचने के लिए उन्होंने वापस ज्वाइन कर लिया क्योंकि उनके स्टेटमेंट्स थे मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना कबूल नहीं है। कर्नाटक में सरकार बन जाती है तब ईवीएम अच्छी है, मध्य प्रदेश में हार जाते हैं तो ईवीएम गड़बड़ है। ये अभी अपने पैमाने नहीं तय कर पाए हैं, कंफ्यूज्ड है। एक आपका स्टेटमेंट बहुत न्यूज़ में वायरल है, 3 मंदिर मांगे थे अब सारे वापस लेंगे। अभी मथुरा के लिए भी बोल रहे हैं। मैंने 3 मंदिर की बात जरूर कही है। ये जो 3 मंदिर हैं जो एक कहीं ना कहीं हमारे हिंदू मुस्लिम भाइयों के बीच में विवाद का केंद्र बन जाते हैं। राहुल गांधी जी ने यूथ के लिए एक टिप्पणी भी करी है कि वाराणसी बनारस के जो यूथ है वो नशे में रहते हैं। आप यूथ नेता हैं, यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं, आप उनका कैंपेन भी पहले करते थे। राहुल गांधी कंफ्यूज, इनकी सबकी मत भ्रष्ट हो चुकी है। ये लोग, इनको रिजल्ट भी पता है। एक बार तो मैंने भी सुनी थी कि आपने करप्शन के ऊपर पुलिस ऑफिसर्स को ही डांट दिया था। उसके बाद इलेक्शंस में कुछ दिक्कत हो रही थी वोटिंग में, तो आपका जो इलेक्शन ड्यूटी ऑफिसर था उसके साथ भी आपका विवाद हुआ। तो न्यूज में तो आता है कि अभिजीत सिंह सांगा का हुआ बवाल, विधायक जी आए और सबको हड़का के चले गए। जहाँ तक इंसान हो, मानव स्वभाव है, लगता है कि नहीं ये अधिकारी गलत बात कर रहा है, गलत काम कर रहा है, इसको सीधे से बात नहीं समझ में आ रही तो थोड़ा लाउड बात करनी पड़ती है, लेकिन हाँ करता जनता के लिए। हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल। पहले तो सबका बहुत बहुत दिल से थैंक यू कि आप सब टाइम निकाल के आते हो और हमारे एपिसोड्स को एंजॉय करते हो। तो पहले तो सबको दिल से थैंक यू। लिटरली इट मीन्स अ लॉट कि आप टाइम स्पेयर कर रहे हो, हमारी वीडियोस को लाइक कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो विद योर फ्रेंड्स, अपना फीडबैक दे रहे हो। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आज के एपिसोड में जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ही स्पेशल हैं और इनको पहचान बताने की इनकी ज़रूरत भी नहीं है। ये अपने आप में चलती फिरती एक फायर ब्रांड है। ये कुछ भी कंटेंट अपलोड करते हैं वायरल हो जाते हैं, बिकॉज ये बड़े भाई जैसे हैं मेरे। तो इनके साथ जो मैंने कनेक्शन बनाया, मतलब मुझे तो पता ही नहीं चला कि टाइम पॉडकास्ट में कैसे निकल गया। पॉडकास्ट बहुत ही एक्साइटिंग है। इनका नाम है मिस्टर अभिजीत सिंह सांगा। ये बिठूर कॉन्स्टिट्यूएंसी कानपुर से एमएलए हैं। इनके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा बिकॉज पॉडकास्ट में बहुत ही सुपर डुपर एक्साइटिंग चीज़ें हैं। तो पॉडकास्ट में जाइए, एंजॉय करिए, ओनली ऑन द RST शो। नमस्कार, कैसे हैं अभिजीत सिंह सांगा बड़े भैया? कैसे हैं आप? बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई। बिल्कुल भैया, पहले तो बहुत 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 थैंक यू कि आपने बहुत ही अपना कीमती समय निकाला एंड शॉर्ट नोटिस पे आप अवेलेबल हो गए और हम जैसे यंगस्टर्स को आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। कानपुर के हर नौजवान के लिए पूरा समय, हर समय। थैंक यू भैया। भैया पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कैसे हैं आप? बिल्कुल फाइन, बहुत अच्छे भैया वैसे ही फिट लगते हैं, आपके चेहरे की चमक ही बता रही है कि आप फर्स्ट क्लास हैं। और कैसा लग रहा है भैया आपको आज यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है। और निश्चित रूप से आप जैसे नौजवानों को जब देख रहे हैं जो अपने अपने फील्ड पे अच्छे काम कर रहे हैं, उसके लिए अंदर से अच्छा लगता है। अरे थैंक्स अलॉट भैया, ये आपका प्रेम है और ऐसे ही सपोर्ट और आशीर्वाद हम पे बनाए रखे तो ये चीज़ हम आगे लेके जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, तो भैया आज के लिए मैंने कुछ चीज़ें तैयार करी हैं पॉडकास्ट के लिए और आपके मैंने बहुत से इंटरव्यूज़ पहले भी देखे थे। तो कुछ क्वेश्चनियर्स तैयार करे थे कि मुझे लगा कि ये क्वेश्चनियर्स आपसे पूछने चाहिए कि जिससे जो व्यूअर्स हैं और जो आपके प्रेमी हैं, जो सारे फैन क्लब है आपका, उनको आपका थोड़ा सा ना पर्सनल साइड भी पता होनी चाहिए। बिकॉज आपका एक टाइटल तो है फायर, आपको बोलते हैं फायर ब्रांड बोला जाता है आपको पॉलिटिकल करियर का, लेकिन मैंने देखा कि थोड़ा सा पर्सनल टच जो आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी लोग जाने। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे यही है कि आप युवा नेता हैं, यंगस्टर्स की धड़कन है, जान है, आपको इंस्टाग्राम पे सब इतना लाइक और वो करते हैं फॉलो, तो आपका यूथ फेस कैसा था? थोड़ा सा उसके बारे में आज हम यहाँ पे बताएं। यूथ फेस कैसा था? अभी भी यूथ ही है और मतलब मिड-20s एंड जो आपका कॉलेज एंड स्टूडेंट लाइफ में कन्वर्जन हुआ, जो 21st ईयर में आपने इलेक्शन लड़ा, तो वहाँ से थोड़ा यूथ फेस कैसा था कि वो एक पीरियड था कि आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया? बिल्कुल। देखिए, ये एक कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं जो बहुत कुछ आपके बस में नहीं होता है। निश्चित रूप से हम लोग जैसा जुगल देवी सरस्वती विद्या मंदिर हमारे कानपुर का एक
बड़ा ही अनुशासित स्कूल या कॉलेज माना जाता है। वहाँ से हमने इंटर किया और इंटर करने के बाद कहीं ना कहीं एक सामाजिक और राजनीतिक परिवार में क्योंकि जन्म लिया, तो एक समाज से जुड़े रहने की व्यवस्था को बचपन से देखता आया। बड़ों को कैसे सम्मान करना है, छोटों को कैसे अपने साथ सम्मान दे के जोड़ना है, और बहुत कुछ सामाजिक मर्यादाएं हैं जो मैंने बचपन से देखना और समझने का काम किया है। कुछ ऐसी परिस्थितियां आई हैं कि इंटर पास किया, ग्रेजुएशन की शुरुआत हुई, एसडी कॉलेज में एडमिशन हुआ, उधर डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से इग्नू के थ्रू बीसीए भी करने का अच्छा। शुरुआत हुई। हम लोगों का क्लासेस शुरू थी। कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए जिसमें फिर डिस्ट्रैक्ट भी हुए। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि फिर फुली पॉलिटिकल फील्ड में उतरना पड़ा, और धीमे धीमे एक ऐसा संयोग बना कि 2005 में जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने का मौका मिल गया, जी। तो फिर वो बदल गया। और अगर मैं आपसे पूछूं, बिकॉज कुछ ऐसी परिस्थिति क्या थी, आप कह रहे थे कि आप बताने में संकोच नहीं है, अगर आप थोड़ा सा शेयर करो कि ऐसा क्या हुआ कि, क्योंकि सबको पता है कि आप स्पोर्ट्स के बहुत शौकीन हो, आपको स्पोर्ट्स बहुत पसंद है, क्रिकेट आप खेलते थे, आप अपनी टीम के कैप्टन भी रह चुके हैं, और अभी जैसे मुझे पता चला आपने बीसीए भी किया है। तो किया नहीं, बीच से छूट गया। बीसीए छूट गया, आप प्रैक्टिस कर रहे थे बीसीए, हाँ। तो ऐसा क्या हुआ कि बिल्कुल टेबल्स टर्न हो गए? जी, ऐसी परिस्थिति बनी थी। एक केस था, क्रिमिनल केस था, उस दौर में मेरे ऊपर लगा। उसमें मैं कहीं ना कहीं चार्जशीट लगी मेरे ऊपर। खैर मैंने कोर्ट में फेस किया उसको, और जा करके 2004 आते आते मैं उसमें दोषमुक्त भी हुआ। फिर जा करके 2005 आते आते चुनाव हुआ, मैं पॉलिटिकल फील्ड में भी आ चुका था तब तक, और एक ऐसा संयोग रहा कि मैं हमेशा विपक्ष में रहा, लगातार विपक्ष में रहा। तो विपक्ष में रहने पर आप लोग जानते हैं, एक दौर था जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकारें आती थी, कभी सपा की, कभी बसपा की, और मैं कांग्रेस की पॉलिटिक्स कर रहा था। मेरे ऊपर खूब समाजवादी पार्टी के नेता जो बड़े लोग थे, खूब दबाव में लेने के लिए कभी किसी थाने से केस लगवाते थे, कहीं किसी जिले से केस लगवाते थे। तो उनकी संख्या बढ़ती जा रही थी। लेकिन मैंने पॉलिटिकल फील्ड को नहीं छोड़ा और मैं संघर्ष जमीन पर करता रहा। ईश्वर ने मेरी मदद की, न्यायालय ने मेरे कहीं ना कहीं जो आकलन किया। आज की तारीख में मेरे ऊपर जितने भी इस तरह के केसेस लगे थे, मैं दोष मुक्त हो चुका हूँ। कोर्ट ने मुझे फुली एक्विटल कर रखा है। तो ये तो मैं कहूँगा कि ईश्वर की कृपा है और माननीय न्यायालय की कृपा है कि एक नौजवान को इतना संघर्ष के बाद, क्योंकि देखिए मैं हर नौजवान को ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप शहद पाना चाहते हैं तो आपको मधुमक्खियों से लड़ना पड़ेगा जी। अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो आपको दुश्वारियों को फेस करना पड़ेगा। तो वो फेस करते करते आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। अभी भी अनेकों षड्यंत्र मेरे खिलाफ होते हैं, लेकिन ईश्वर हमेशा मदद करता है, न्यायालय मदद करता है। कहीं ना कहीं इस स्थिति में, इस पोजीशन में जो लोग बैठे हैं वो सही और गलत देखते हैं। संघर्ष कहीं ना कहीं मेरे प्रारब्ध में था, वो मैंने किया है। अभी मुझे एक बात याद आ गई, आपने बोला ना अगर शहद पाना है तो मधुमक्खियों से लड़ना पड़ेगा। मेरे नेवी कॉलेज में कैप्टन होते थे, कैप्टन शरद होते हैं कैप्टन शरद सर, और वो कहते थे इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन यू नीड टू बर्न लाइक अ सन। बिल्कुल, बहुत सही बात कहते थे वो। और निश्चित रूप से इसका एक अलग आनंद है, एक अलग कॉन्फिडेंस है। जब आप संघर्ष करके कुछ प्राप्त करते हो तो उसको प्राप्त करने का एक अलग आनंद है, और आप जो भी प्राप्ति करेंगे उसके आप समाज को कुछ दे पाएंगे। भैया वो सक्सेस ना लोग ओवर जॉय हो जाते हैं, बट जो इंसान पे सक्सेस आती है, फैमिली तो खुश होती है, बट वो इंसान की आंखों में तब आंसू रहते हैं जब उसको वो सफलता मिलती है। निश्चित रूप से देखिए, और मैं तो कहूँगा कि हमारी खासतौर पे बिठूर क्षेत्र की जनता ये गवाह है मेरे संघर्ष की।
और मेरे हर, क्योंकि डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हार और जीत का फैसला, सही और गलत का फैसला जनता करती है। और जनता ने हमेशा हर चुनाव में मुझको सही ठहराया है और मेरे साथ सही मानते हुए मुझको मेरे साथ खड़ी रही है। तो मैं तो सब कुछ मैं मानता हूँ। जैसे जनता को जनार्दन कहा जाता है ना, तो मैं वाकई में भगवान ही मानता हूँ। अगर मैं पूजा कर रहा हूँ तो मेरा तो ये भी मानना है, अगर मैं लेट हो गया हूँ, लोग बाहर बैठे हैं, तो मैं एक बार पूजा छोड़ देता हूँ, लेकिन जनता से मिलना नहीं छोड़ता। मुझको इस कहने में कोई संकोच नहीं। आपने कहीं ना कहीं ये भी बोला हुआ है इंटरव्यूज में कि विधायक बनना या सांसद बनना या और भी कोई पोजीशन हो वो मैटर नहीं करती, आपके लिए मैटर करता है जनता का नेता बनना। यस, बिल्कुल। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ, सबसे कहता हूँ कि ये पद जो है ये परमानेंट नहीं है। अनेकों उदाहरण हैं, अनेकों बड़े बड़े लोग हुए हैं जिनको पद से जिनकी पहचान हुई और बाद में लोग उनकी पहचान को भूल गए। तो मेरा मानना है कि ईश्वर ने हमको शक्ति दी है, ताकत दी है, अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए, असत्य के खिलाफ लड़ने के लिए, अधर्म के खिलाफ लड़ने के लिए। निश्चित रूप से अपनी आवाज को बेबाकी से उठाना चाहिए और कहना चाहिए। तो जैसे आपने बिठूर क्षेत्र के बारे में बात करी थी, कुछ वीडियोस पे मैंने कमेंट्स पढ़े थे जनता के, जैसे आप जनता के नेता हैं, तो कुछ लोगों ने एक चीज़ लिखी है कि आप स्पोर्ट्स तो लाइक करते हैं, तो बिठूर में जो सब स्पोर्ट्स खेल रहे बच्चे, उनके लिए स्पोर्ट्स ग्राउंड या ऐसी कोई योजना बन जो है? मैं बता रहा हूँ। देखिए, ऐसा होता है कि बहुत सी चीज़ें बहुत से लोगों को नहीं पता होता है, कमेंट्स करने वालों को। बाद धीमे धीमे जब वो चीज़ें ज़मीन पर दिखने लगती हैं तब वो जान पाते हैं। आज की तारीख में हमारे बिठूर नगर पंचायत में एक मिनी स्टेडियम बन करके तैयार है। लगभग 1 साल 6 महीने के अंदर उसका हम लोग लोकार्पण कर देंगे जी। इसी तरीके से हमारे मकसूदाबाद में एक स्टेडियम का निर्माण हुआ है, और भी मेरा प्रयास है कि बिधनू और साण क्षेत्र में भी बन जाए। तो निरंतर प्रयासरत हूँ, बन जाएगा। 2 जगह बन चुका है, 2 जगह बनवाना है। बिकॉज हमने ऐसे ही रखा है, क्योंकि जैसे आपने बोला ना कि जनता मेन है, तो हमने सवाल रिसर्च करके पूरा वैसे ही रखे हैं। बिल्कुल। देखिए, सवाल होने बहुत जरूरी है। सवाल से ही बहुत से हम लोगों के पास तक समस्याएं आ पाती हैं और हम लोगों को पता चल पाता है कि क्या जनता की विशेष नीड इस समय है, तो उसको दूर करने का हम लोग प्रयास करते हैं। स्पोर्ट्स कहीं ना कहीं ओवरऑल डेवलपमेंट भी करता है। हाँ, बिल्कुल जरूरी है। वो एक ऐसा मैदान होता है, कोई भी खेल आप खेल रहे हो, जब आप मैदान में पहुंचते हो तो वो जो स्पिरिट होती है वो आपको समाज की जितनी कमियां हैं, दिक्कतें हैं, और जो मैं तो कहूँगा कि जिनको हम बीमारियों के रूप में देखते हैं, जी चाहे वो कास्टिज्म हो, जी। चाहे जहाँ सांप्रदायिकता हो, लेकिन मैदान में जब खिलाड़ी पहुंचता है और जहीर खान अगर अच्छा परफॉर्म करता है तो हम लोग ताली बजाते हैं। मिस करते हो आप अभी भी स्पोर्ट्स? आप खेलते हो, प्रैक्टिस करते हो? अभी मैंने खेला है, अभी नाइट मैच खेला है मैंने 1 वीक पहले इकोना में। तो अब ये जो आपके जो फ्रेंड्स थे पुराने, वो भी टच में हैं क्या? हाँ, वो भी टच सब में, खेलते सब हैं? टच में। नहीं, खेलते वाले वो तो नहीं हो पाता, क्योंकि मेरे साथ वाले तो ज़्यादातर जो मेरे साथ जिन्होंने पढ़ाई की है वो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं। कोई जी। गुड़गांव में है, कोई दिल्ली में है, कोई बेंगलोर में है। लेकिन हाँ, जहाँ पर भी जैसे हम लोग लखनऊ में हैं तो हम विधायकों की भी एक टीम है, हम जी। लोग आपस में भी खेलते हैं। कहीं कोई ना कोई मीडिया वालों से मैच हो जाते हैं, कभी डॉक्टर से मैच हो जाते हैं, तो मैच कभी साल में 1-2 बार मौका साल में। मिलता है तो खेल लेते हैं। ये मेरा पर्सनल सवाल था, बिकॉज आप एक बहुत अच्छी सक्सेसफुल हाइट पे हैं इस समय। तो मुझे ये जानना था, जब इंसान इतना सक्सेसफुल हो जाता है तो मिस करता है वो चीज़ें जो उसका पुराना फेस था, एक बचपना जो होता है, वो तो मुझे लगता है वो याद आपको कैसा रहता है? क्योंकि सफल हो, सबने आपकी ये साइड तो देखी है, बट एक अनसीन साइड है कि कैसा रहता है ये आपका वो? सपने या पुरानी यादें तो हर सफल और असफल व्यक्ति दोनों की होती है, तो वो तो जीवन भर सबको मिस करना है, उसकी तो कोई भरपाई नहीं कर सकता है। लेकिन हाँ, हम लोगों को कहीं ना कहीं, जहाँ तक मेरा मानना है, जो जितना व्यस्त रहेगा वो उतना मस्त रहेगा। रोज जो अपने जीवन में खुश रहने के मौके मिले तो जरूर उनको नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा भैया, यहाँ पे एक चीज़ और मुझे पूछनी है आपसे
कि ये तो आपने स्पोर्ट्स के बारे में बात करी कि स्पोर्ट्स ग्राउंड मिनी स्टेडियम बन गए हैं, और एज ए एमएलए आप बिठूर कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करो जो कि बहुत बड़ी विधानसभा है, सबसे बड़ी विधानसभा है, और कुछ प्रोजेक्ट्स जो जनता को नहीं मालूम है, तो मैं चाहता हूँ कि पॉडकास्ट के माध्यम से आप कन्वे करो कि ये काम हुए हैं और ये काम फ्यूचर में आ रहे हैं। देखिए 2017 में जब मैं विधायक बना तो मेरी विधानसभा क्षेत्र में लगभग 150 ऐसे छोटे गांव मजरे थे जहां इलेक्ट्रिसिटी थी ही नहीं, लाइट थी ही नहीं, जहां पे बल्ब, खंबा, तार सपना होता था। आज मैं गर्व के साथ कहता हूं कि मेरी विधानसभा क्षेत्र में छोटे छोटे जो मजरे होते हैं उनमें भी लाइट पहुंच चुकी है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहाँ लाइट ना पहुंच चुकी हो। दूसरा, हम लोगों ने सड़कों पे बहुत बड़ा काम किया है। सड़कें आज हमारी बिठूर विधानसभा क्षेत्र की, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 6 महीना जो भी आगे आने वाला समय है, इन 6 महीनों में मैं बिठूर की एक एक जर्जर सड़क मेरी बन करके तैयार हो चुकी होगी, क्योंकि लगभग 75% रोड्स हमारी बन चुकी हैं। कुछ 2-3 सड़कें थीं जो कहीं ना कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं बन पा रही थी, वो भी दुश्वारियाँ दूर हो गई हैं, जो काम जहाँ पर शुरू हो चुका है। इसके अतिरिक्त जो सबसे बड़ी बात आ जाती है कि अपने क्षेत्र में कुछ ऐसे उद्योग लगे हैं जिससे नौजवानों को रोजगार मिले। देखिए, रोड्स हमने बना दी, लाइट हमने दे दी, लॉ एंड ऑर्डर हमारे उत्तर प्रदेश का तो पूरा विश्व जिसकी आज मिसाल हर जगह करी जा रही है। उत्तर प्रदेश की पहचान बदल चुकी है। आज आपने देखा होगा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की बात होती है जी, इन्वेस्टमेंट की बात होती है, तो हम सौभाग्यशाली हैं कि आज हमारे बिठूर विधानसभा क्षेत्र में ही साड़ जो भीतर गांव क्षेत्र है, आज वहाँ पर डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है, जहाँ पे अडानी जैसी कंपनी ने आकर के अपना सेटअप लगा दिया है, काम शुरू हो गया। 2 साल के भीतर वहाँ पे सब कुछ हो चुका। रेलवे फ्रेट कॉरिडोर भी हमारी विधानसभा क्षेत्र से निकला हुआ है। मेगा लेदर क्लस्टर, जिसके लिए आज लेदर इंडस्ट्री हमारे कानपुर की पहचान है। लेकिन कहीं ना कहीं माँ गंगा को जो प्रदूषित करने वाला जो उसका पोल्यूशन वाला जो पानी था, उसको आज कहीं ना कहीं प्यूरिफाई करने की सीवेज ट्रीटमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के साथ में जो मेगा लेदर क्लस्टर का जो एरिया, ये भी हमारे बिठूर विधानसभा में बनने जा रहा है। अच्छा, यस, वो भी दुश्वारियाँ, उसकी भी जो दिक्कतें थी, लीगल प्रॉब्लम्स थी, वो दूर हो चुकी है। वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 6 महीने में लॉन्च हो जाएगा। तो विधायक जी, ये चीज़ बताइए कि नेता तो सब हैं, लोग नमामि गंगे और इन सब योजनाओं की बात करते हैं, माँ गंगा को साफ करने की बात करते हैं। प्रॉब्लम का सोल्यूशन जैसे आप बता रहे हो कि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में ये प्लांट लग रहा है, बिकॉज सीवेज ना बहाना ये तो एक ऑप्शन है, लेकिन अगर वो सीवेज लेके कहाँ जाएंगे? तो जो प्लांट आपने लगाया तो कहीं ना कहीं वो एक सोल्यूशन है। प्लांट नहीं, प्लांट तो लग ही रहा है। ये जितना मेगा लेदर क्लस्टर है, इसमें जो भी ये आपकी इंडस्ट्री है, लेदर इंडस्ट्री, जो आज जाजमऊ में लगी हुई है, जिसका गंदा पानी आज गंगा जी में जाता है, जो गंगा जी को गंदा करता है, यही तो प्रॉब्लम है ना जी। इस पूरे इकाई को, लेदर इकाई को उठा करके लेदर क्लस्टर में हम लोग समायोजित करेंगे। यहाँ पे उनको प्लांट लगवाएंगे, और उन प्लांट्स में जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के साथ साथ जो अन्य व्यवस्था होंगी, ट्रीटमेंट प्लांट्स होंगे, वो उसका पानी साफ होकर के नालों के माध्यम से वो उसको सुनियोजित किया जाएगा। ओके, ये व्यवस्था करती है सरकार। तो ये बहुत फैंटास्टिक चीज़ है। बिल्कुल। देखिए, ऐसा नहीं है कि लेदर इंडस्ट्री की हमारी पहचान खत्म होनी चाहिए, वो भी जरूरी है। हजारों नौजवान उससे रोजगार पा रहा है, हजारों परिवार उससे चल रहे हैं। उसको बंद करना सॉल्यूशन नहीं है, उस पर ताला लगा देना टेंडरियों में सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, उसको इस तरीके से व्यवस्थित किया जाए जिससे ये समस्या खत्म। जैसे कहीं ना कहीं कहते हैं कि प्लास्टिक बैन करने से अच्छा प्लास्टिक को मैनेज करना अगर हम सीख गए, बिकॉज फॉरेन में ऐसे ही कर रहे हैं, वो ब्रिक्स बना रहे हैं कि उससे बिल्डिंग बन जाती है, तो रिड्यूस तो कर ही रहे हैं प्लस रीयूज भी कर रहे हैं। यही फर्क है। अब कहीं ना कहीं हम लोगों को अपडेट होना पड़ेगा, और एक अच्छी बात है कि पॉजिटिव साइंस है। आप 2014 में मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने। क्या बदला क्या नहीं बदला वो तो हम बहुत बातें अभी आपको बता सकते हैं जी। लेकिन सबसे बड़ी बात हम लोग सब में एक बहुत बड़ा अंतर आया है। आज हम लोग गाड़ी के अंदर अगर एक टॉफ़ी भी खाते हैं, एक चॉकलेट भी खाते हैं, और जो प्लास्टिक हमारे हाथ में आती है
वो हम लोग अपने हाथ से रोड पे नहीं फेंकते हैं। कूड़ा अगर सड़क का उठा नहीं 14 के सकते। पहले फेंकते थे। जी। फेंकते थे कि नहीं फेंकते थे? जी। आज ये हो गया है कि इसको गाड़ी में रख लो, जेब में रख लो, कहीं डस्टबिन मिलेगा तो फेंक देंगे। ये हमारे विचारों में अंतर आया है, तो हम लोग बदलने की ओर है। और देखिए, जो मोदी जी का एक विजन है कि विकसित भारत करना बनाना है, विकसित भारत का उन्होंने संकल्प लिया है। आज हमारा देश विकासशील देश है, तो उसको लेकर के केवल एक आर्थिक ग्रोथ हो जाना विकसित का पैमाना नहीं है। मेरे हिसाब से हम लोगों को मेंटली ग्रोथ भी करनी होगी, हम लोग की सोच बड़ी करनी होगी। और जो हम सबके एसेट्स हैं, चाहे जी। माँ गंगा हो, चाहे हमारे पेड़ हो, पर्यावरण हो, प्रकृति हो, इन सबको हमको बचाना है। जी। अब यहाँ पे आपने जैसे बात करी मोदी जी के विजन के बारे में, तो वो तो खुद कहते हैं कि राजनीति नहीं राष्ट्र नीति करनी है। तो जो और भी लोग हैं तो वो लोग तो राजनीति पे ही फोकस कर रहे थे, तो आपने राष्ट्र नीति की बात करी है। जी। तो आजकल एक टैगलाइन बहुत फेमस चल रही है हर जगह, यूट्यूब से लेके सोशल मीडिया, क्या छोटे छोटे बच्चों के अब जबान पे है, मोदी की गारंटी है। यस। आपके अकबरपुर जिला हो गया, बिठूर जिला हो गया, वहाँ पे मैं क्रॉस कर रहा था कुछ दिन पहले, तो मैंने वहाँ बैनर्स भी देखे थे, मोदी की गारंटी। यस। यस। तो इसके ऊपर थोड़ा सा बताएं, क्या है ये मोदी की गारंटी, और इसके ऊपर थोड़ा सा आप थोड़ा सा ज्ञान दें। देखिए, मोदी की गारंटी के पहले आपने एक और भी संकल्प और नारा सुना होगा, सबका साथ सबका विकास। जी। सुना है ना? सबका साथ सबका सबका विकास, विकास। सबका विश्वास। ये ही मोदी की गारंटी है, यही बेस है, यही बेस। यही आधार है। डेमोक्रेसी हो या हम लोगों के वेद हों, ग्रंथ हों, इस सभी हमको यही सलाह और यही समझाने का प्रयास होता है कि हमको समाज के हर वर्ग का सम्मान करना है, हमको हर समाज के हर वर्ग को उसका अधिकार देना है। समाज में हर तरह के लोग हैं, जो गरीब वर्ग है, जो उपेक्षित वर्ग है, जिसको आज तक, जिसके पास पक्का मकान नहीं है, जिसके घर में बिजली का कनेक्शन नहीं है, जिसके घर में गैस सिलेंडर नहीं है, जिसके घर में शौचालय नहीं है, जिसके कहीं ना कहीं रोजमर्रा के कामों में दिक्कतें आ रही हैं, ये गारंटी मोदी जी दे रहे हैं। मोदी जी ने 14 में प्रधानमंत्री बनने के बाद पहला काम क्या किया, याद है आपको? 2014 में नहीं, टू बी सॉरी, मुझे इतना नहीं मैं है। बता जी। मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे पहले जनधन अकाउंट्स खोले, जनधन खाते खोले। समाज के हर वर्ग का, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, समाज के हर वर्ग को बिना जीरो बैलेंस का जनधन खाता खुलवाने का काम किया। किस लिए किया? उस समय लोग कहते थे विपक्षी की, अरे इसी में 15 लाख आएंगे, टॉन्ट करते थे। जी। मोदी जी ने क्या किया? सबसे पहले पूरे गांव, देश में, गांव में, जिले में, शहर में ये चिन्हित कराया कि किसके किसके पास शौचालय नहीं है। गांव में पहले माताएं बहनें सब लोग बाहर जाते थे शौच के लिए। मोदी जी ने गांव में, गली गली में, घर घर में शौचालय बनवाने का काम कर दिया। ये एक रिवॉल्यूशनरी काम रहा। ये आज इसके रिजल्ट देखने को मिलते हैं। आप गांव में जाइए, हर बिल्कुल घर सही में बोल रहे हैं। शौचालय है। इसके बाद में आप देखिए, उस शौचालय का पैसा खातों में आया। कोई मतलब कहीं से भी कोई भी चाहे किसी से उसमें भ्रष्टाचार नहीं कर सकता, सीधे पैसा उसके खाते में कि आप बनवाइए, आपके खाते में पैसा है। इसी तरह आवास का पैसा, प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास, प्रधानमंत्री शहरी आवास, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास, सब बनवाए, सबका पैसा उनके खातों में डलवाया कि आप लोग बनवाइए। कहीं कोई बीच में मीडिएटर नहीं। यही सबका साथ सबका विकास है ना। बिल्कुल सही बोल यही मोदी की गारंटी। हम आएंगे तो शौचालय बनाएंगे, हम आएंगे तो आवास बनाएंगे, हम आएंगे तो आपके गांव में बिजली पहुंचाएंगे। जिन गांव में पहले 20-20 दिन ट्रांसफार्मर नहीं बदला जाता था, लाइट चली जाती थी, आज वहां अगर 2 दिन में ट्रांसफार्मर नहीं बदला जाता है तो उस अधिकारी को बदल दिया जाता है। ये मोदी की गारंटी है, ये योगी की गारंटी है। ये बदलाव आया है। हाँ, ये मैं मानता हूँ अभी बहुत से काम करने की जरूरत है, उस पर सरकार निरंतर लगी हुई है। तो ये विजन्स हैं कि फार साइटेड विजन देखी हुई हैं सरकार ने पहले ही, और उस पे
प्रोसेस पे काम कर रही हैं। लोगों को शायद अभी ना समझ में आए, वैसे तो समझ में आए तभी तो वो उनको चुन रही है, बट विपक्षी भी धीरे धीरे उसमें कन्वर्ट होते जा रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है और वो इस चीज को चुन रहे हैं। देखिए, जनता हम सबकी मालिक है। जनता से समझदार कोई नहीं है। जनता को अच्छे से पता है, पहले धर्म और जाति के नाम पर केवल समाज को लड़ाया जाता था। उनके हिस्से के धन का भ्रष्टाचार होता था, अनेकों बड़े बड़े घोटाले होते थे। आज मोदी जी की जो यही गारंटी है कि आज आपका अधिकार आपको दिया जा रहा है, आपका धन आपको दिया जा रहा है, किसानों को सम्मान निधि दी जा रही है। यही मोदी की गारंटी। तो ये तो हमने करी मोदी जी की बात, योगी जी की बात, भाजपा केंद्र सरकार और स्टेट की बात। भैया आप ये बताएं कि आप जनता के नेता हैं, अभिजीत सिंह सांगा जी की क्या गारंटी है उनकी जनता के लिए? देखिए, मेरी तो गारंटी ये है, मैं एक चौकीदार हूँ। जैसे मोदी जी देश के चौकीदार हैं, योगी जी प्रदेश के चौकीदार हैं, मैं बिठूर विधानसभा का चौकीदार। और केवल बिठूर विधानसभा का नहीं, जहाँ जहाँ तक मेरी रीच है, जहाँ के लोग मेरे पास आते हैं, उनके अधिकारों की बात मैं करता हूँ। रही बात जो संविधान मुझको ताकत देता है एक एमएलए होने के नाते, उसके माध्यम से मैं समाज की और जनता की सेवा करता हूँ। उसके अतिरिक्त भी बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो अधिकारियों के लेवल पे मुझको लड़ करके करानी पड़ती है। उसके लिए मैं लड़ने का भी काम करता हूँ, और उसमें मुझे लगता है ये हम सबकी जिम्मेदारी है, कर्तव्य है, जिसको आपको सबको निभाना होगा। ये आपके, जैसे मैंने आपको बोला था कि आप तो फायर ब्रांड हो, तब आपको देखते भी ऐसे कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो जैसा आपने अभी पहले भी हम डिस्कस कर रहे थे शूट करने के पहले भी, कि आप बता रहे थे कि चाहे वो किसी और कॉन्स्टिट्यूएंसी का ही जनप्रतिनिधि जनता क्यों ना हो, मैं हमेशा उसके लिए खड़ा हूँ, मैं उसके लिए हमेशा आगे हूँ। तो ये आपकी वीडियोस भी बहुत वायरल होती हैं। एक बार तो मैंने भी सुनी थी कि आपने करप्शन के ऊपर पुलिस ऑफिसर्स को ही डांट दिया था। उसके बाद इलेक्शंस में कुछ दिक्कत हो रही थी वोटिंग में, तो आपका जो इलेक्शन ड्यूटी ऑफिसर था उसके साथ भी आपका विवाद हुआ। तो न्यूज़ में तो आता है कि अभिजीत सिंह सांगा का हुआ बवाल, ऐसे ऐसे हुआ, विधायक जी आए और सबको हड़का के चले गए। तो ये थोड़ा सा इस पर बताओ, क्योंकि लोग ऑपोजिशन तो ये क्या है, नेगेटिविटी दिखाती है कि विधायक ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे कर अपनी पावर का मिसयूज कर रहा है, बट उनको पूरी स्टोरी नहीं पता। देखिए, आपने मेरे अभी तक के जितने भी वीडियो देखे होंगे या मेरे बारे में जो भी सुना होगा, मैंने कभी अपने से छोटे को, अपने से कमजोर को या किसी गरीब को ना डांटा होगा, ना उससे कभी तेज आवाज में बात की होगी। जहां तक इंसान हो, मानव स्वभाव है, लगता है कि नहीं ये अधिकारी गलत बात कर रहा है, गलत काम कर रहा है, इसको सीधे से बात नहीं समझ में आ रही, तो थोड़ा लाउड बात करनी पड़ती है। लेकिन हाँ, करता जनता के लिए हूँ, और जनता के लिए अगर मैं हाथ जोड़ करके, उनके पैर छू करके उनका मैं समर्थन हासिल कर सकता हूँ, वो मुझको प्यार करके मेरा मदद करने का काम कर सकते हैं, तो मैं उनके लिए लड़ने का भी काम कर सकता हूँ। तो एक मूवी आई थी बीच में भैया, ओमकारा, तो वो बड़े भैया वाली है, जो उसमें वो गाना भी आता है, सबसे बड़े लड़ैया रे ओमकार। तो वो आपकी मतलब ऐसी इमेज लगती है कि देखते ही सब आपको वैसे है कि परिस्थितियों का, देखिए, व्यक्तित्व में बहुत बड़ा असर होता है। परिस्थितियों भी कभी व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं। परिस्थितियाँ कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं कि जिनके सामने फेस करने के लिए हम लोगों को बोल्ड बात भी करनी होती, स्टेप भी उठाने पड़ते हैं। और निश्चित रूप से मैं बार बार कहता हूँ, हम लोग जनता के सेवक हैं और ये अधिकारी भी जनता के सेवक हैं। इनको ये इनके स्वभाव में होना चाहिए कि ये जो जनता आज आपके दरवाजे आई हुई है, आपके चौखट पे आई हुई है, आप उससे बड़े नहीं हो, उसका अपमान करने का अधिकार किसी को नहीं है। आपका जनता दरबार भी लगता है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। वो तो देखिए, मेरा क्या लगता है, हर विधायक बैठते हैं, सब विधायक मिलते हैं, और जनता बड़ी उम्मीद के साथ में आपके पास आती है। बहुत से स्थानीय स्तर के काम होते हैं जो हम ही लोगों के माध्यम से हो सकते हैं,
कहीं थानाध्यक्ष को फ़ोन करना होगा, कहीं एसडीएम को फ़ोन करना होगा, कहीं डीएम को फ़ोन करना होगा, कहीं किसी की और समस्या है, चिकित्सा संबंधी समस्या है, हैलट में फ़ोन करना है, उर्सला में फ़ोन करना है। तो ये हम लोगों को एक, देखिए मोदी जी बाकी सब तो कर ही रहे हैं, योगी जी बाकी सबको तो कर ही रहे हैं, यही हम लोग की ड्यूटी है कि लोगों के बीच में सुलभ रहें, उनके सुख दुख में खड़े रहें, उनकी बात को जो अधिकारी ना सुन रहा हो उस तक सुनवाने का प्रयास करें। ये हमारी ड्यूटी है, उसको मैं निभाने का प्रयास जनता दरबार के माध्यम से करता हूँ। जैसा कि अभी आप बता रहे थे कि आप पहले कांग्रेस पार्टी में भी थे, अभी रिसेंटली ये न्यूज़ बहुत वायरल हो रही है कि राहुल गांधी जी ने एक तो अपना भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं हर शहर में, वो युद्ध के साथ अब जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं बिकॉज डिजिटल एरा आ चुका है। बट उन्होंने युद्ध के लिए एक टिप्पणी भी करी है कि वाराणसी बनारस के जो युद्ध हैं वो नशे में रहते हैं। इसके लिए मोदी जी ने पलटवार भी उन पे किया और उन्होंने कहा कि आप युद्ध को ऐसे ना बोलें, कि आप हमारे युद्ध को ऐसे क्यों बोल रहे हो। तो आप युद्ध नेता हैं, युद्ध को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप उनका कैंपेन भी पहले करते थे, अब तो भाजपा में गए, तो अब थोड़ा सा कैसे रहता है? राहुल जी बहुत बड़े नेता हैं और मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं आपके मुंह से निकला हुआ कोई भी वाक्य, कोई भी कथन, कोई भी स्पीच, कोई भी वक्तव्य, उसको जनता बहुत ध्यान से सुनती है। तो ऐसी कोई बात नहीं बोलनी चाहिए जिससे कहीं ना कहीं आपकी इमेज को धक्का लगे या उस वर्ग को धक्का लगे जो आपसे उम्मीद नहीं करता है। क्योंकि आजकल लोग डिजिटल मीडिया पे दिखाते हैं कि रील और रियल अब उनकी इमेज आती है ब्रांडिंग की। देखिए अब मैं क्या कहूँ, अब राहुल जी के जो भी सलाहकार हैं, मेरा जो राहुल जी का अनुभव है, क्योंकि मैं कांग्रेस का जिलाध्यक्ष भी रहा हूँ और मैं सन 2012 में मैं कांग्रेस पार्टी से मिठू विधानसभा का चुनाव लड़ा था और बहुत ऐतिहासिक मत मैंने प्राप्त किए थे। आज तक कांग्रेस पार्टी इतने मत ग्रामीण क्षेत्र में नहीं पाई है, 53,000-52,000 वोट मुझको मिले थे। फर्क इतना है कि राहुल गांधी कंफ्यूज है, उनको किस रास्ते पर चलना है। राहुल जी ने उस दौर में समाजवादी पार्टी की सरकार होती थी, हम लोग जिलाध्यक्ष होते थे कांग्रेस के, हमारे जैसे नौजवान पार्टी में जुड़े हुए थे, बड़ा अच्छा माहौल, वातावरण, संगठन बना रखा था और खूब विरोध करते थे समाजवादी पार्टी का, खाट सभा करते थे। रेलवे ट्रैक्स पे भी आपने ट्रेन रोकने का भी आपने काम किया है कैंपेन में। बेहाल का नारा चलता था, अनेकों तरह से हम लोग प्रोटेस्ट करते थे समाजवादी पार्टी के खिलाफ। गुंडा राज था, एक ऐसा वातावरण प्रदेश में बन चुका था कि जिसमें समाजवादी पार्टी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी उस समय काम कर रही थी। लेकिन जैसे ही चुनाव का समय आया, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी एक हो गई। ये 27 साल भूल गए, ये खाट सभा में दिए गए भाषण भूल गए, ये दोनों भाई हो गए। क्या बोलते थे, यूपी को ये साथ पसंद है का एक नारा दे दिया इन्होंने। हमारे जैसे नौजवान जो बड़ी आशा और विश्वास के साथ में राहुल गांधी से जुड़े हुए थे, सपना टूट जाता है। उस दौर में हमारी आपने आइडियोलॉजी को ही हैंग कर लिया। उस दौर में तो मैं कहूँगा, मैं बार बार धन्यवाद देता हूँ, मैं आभारी हूँ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को, अमित शाह जी को, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, कि मेरे जैसे एक नौजवान को जो उस दौर में संघर्ष कर रहा था सड़क पर, उसको पहचानने का काम किया और मुझको बुला करके भारतीय जनता पार्टी की रीतियों नीतियों से जोड़ने का काम किया, मेरा सदुपयोग करने का काम किया। मुझे उस दौर में टिकट दिया 2017 में और ये मेरा सौभाग्य है कि चुनाव भी जीते, जनता ने आप पे विश्वास किया और जनता की सेवा में निरंतर कर रहा हूँ। लेकिन जो कन्फ्यूज़न मैंने राहुल गांधी के अंदर देखा है वो आप फिर देख रहे हैं। फिर राहुल का अखिलेश का समझौता हो गया है, फिर अभी जिस दिन रिजल्ट आएगा दूसरे दिन ही लोग इंडिया अलायंस अलग हो जाएंगे। तो वो कोई कंफ्यूज लोग हैं, वो कहाँ क्या बोल दें, उनके मुंह से क्या निकल जाए, उनको खुद भी नहीं पता। तो अब ये जो इंडिया अलायंस भी लेके आ गए हैं, कभी टूट रहा है कभी बन रहा है। आज उन्होंने शायद सीटें भी डिक्लेयर करी हैं अपनी, तो 4 सीटें कांग्रेस और 3 सीटें आपके पास, आई एम नॉट श्योर, यार वाइस वर्सा हो सकता है। दिल्ली में उन्होंने ऐसे डिक्लेयर करी हैं। हाँ, और ये भी बोला है कि टोटल जब रिजल्ट आएगा तो 7 सीटों पे मतलब बाद में डिसीजन होगा। तो ऐसा क्या कर रहे हैं ये? मैंने आपसे बार बार कहा
इनकी सबकी मति भ्रष्ट हो चुकी है। ये लोग, इनको रिजल्ट भी पता है, इनको रिजल्ट भी पता है, ये केवल फॉर्मेलिटी कर रहे हैं और जनता को भ्रमित कर रहे हैं, और जनता को भी कहीं ना कहीं जनता इनको सीरियस इसलिए ले भी नहीं रही है। आपका एक डायलॉग भी वायरल हुआ था अभी बीच में, जनता सबको सद्बुद्धि दे, जब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह जिन्होंने ठुकराया था, जी जी। तो वो रील बहुत वायरल है आपकी हाँ। कि ईश्वर इनको माफ करे, सद्बुद्धि दे। जी जी, निश्चित रूप से। देखिए, हम लोग जिस संस्कृति में हमने जन्म लिया है, भगवान राम को केवल भगवान के साथ साथ हम लोग एक आइडियोलॉजी मानते हैं, एक विचार मानते हैं, और वो विचार है जो हमको हर धर्म का सम्मान करना सिखाता है, हर वर्ग का सम्मान करना सिखाता है। और पूरी रामायण में आपको अनेकों प्रसंग ऐसे मिलेंगे जो आपको अपने जीवन में आप ये एहसास करेंगे कि ये हमारे जीवन में इसको हमको आपको उतारना चाहिए। और ऐसे लोग जो इस बात पे केवल राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं, राम का विरोध कर रहे हैं कि उनको कहीं एक वर्ग का वोट बैंक ना नाराज हो जाए, तो मैं तो अनेकों ऐसे मुस्लिमों को भी जानता हूं जो भगवान राम को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं और भगवान राम को पूजते हैं। ये उनका कहीं ना कहीं वो भ्रमित है, और कहीं इस्लाम धर्म में भी नहीं लिखा हुआ है कि भगवान राम से आप हेट करो या भगवान राम से आप दूर रहो। एक आपका स्टेटमेंट बहुत न्यूज़ में वायरल है और बहुत टारगेटेड है कि 3 मंदिर मांगे थे, अब सारे वापस लेंगे, और अभी मथुरा के लिए भी बोल रहे हैं, इवन भजन भी काफ़ी लोग के आ रहे हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि मैंने 3 मंदिर की बात जरूर कही है, लेकिन सारे विवादित, कहीं अब की बार आपने सुना होगा योगी जी के भी वक्तव्य को विधानसभा के भीतर, ये जो 3 मंदिर हैं जो एक कहीं ना कहीं हमारे हिंदू मुस्लिम भाइयों के बीच में विवाद का केंद्र बन जाते हैं। क्यों ना ऐसा कुछ पहल हो। मैं तो कहता हूँ, मुस्लिम पक्ष से भी कहता, अपने भाइयों से भी कहना चाहता हूँ, क्यों ना ऐसी एक पहल हो कि विवाद समाप्त हो जाए। 1968 300 में मंदिर नहीं है, 3 मंदिर है। 3। और कहीं ना कहीं आप हम सब लोग स्वीकार करते हैं कि इस देश में अनेकों आक्रांता आए हैं जिन्होंने इस देश के सांस्कृतिक साथ खिलवाड़ किया है। और जब हम लोग न्याय की बात कर रहे हैं, तो क्यों ना हम लोग अगर 2 भाइयों में आपस में किसी एक कमरे को लेकर के विवाद है तो उस विवाद को खत्म कर ले। जी, अगर 2 भाइयों के बीच में अगर ये मानते हैं कि इस देश में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति आपस में भाई है, तो हम लोग क्यों ना एक कदम आगे बढ़ा करके, अगर हम 300 मंदिरों की बात नहीं कर रहे हैं, 300 मस्जिदों की बात नहीं कर रहे हैं, हम 3 मंदिरों की बात कर रहे हैं जो सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में जिनकी एक विशेष मान्यता है, उन विवादों को क्यों नहीं खत्म कर लेते हैं। इसमें तो एक कदम आगे बढ़ा करके मैं मुस्लिम भाइयों से अपने आग्रह करूंगा, इसमें एक कदम आगे बढ़ा करके इन विवादों को जड़ से खत्म करें। और हम लोग मिल करके, ये तो मैं बार बार कहता हूँ कि जब तक हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये चारों आपस में मिल करके इस हिंदुस्तान का निर्माण नहीं करेंगे, तब तक हमारा भारत देश जो हम लोग विश्वगुरु की कल्पना करते हैं वो नहीं हो पाएगा। भैया 1968 में एक पीस कमेटी भी बैठी थी, उन्होंने यही चीज़ बोली थी जो आप दोहरा रहे हैं कि जो अब इशू उठ रहा है कि 13.5 एकड़ की ज़मीन है, उसमें से 2.5 एकड़ उन्होंने मस्जिद बना लिया, जो मुग़ल रूलर्स आए थे उन्होंने गलत किया, तो उन्होंने यही कहा था कि जो अब हो चुका है दैट इज़ पास्ट, लेट्स लर्न फ्रॉम द पास्ट एंड पीसफुली इसको रखते हैं। 11 एकड़ में मंदिर है, तो उस पर क्यों नहीं सब राजी हैं अभी भी? देखिए, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो सब जुडिस रही, और अब तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, तो उसमें हमारी आपकी टिप्पणी करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर के देखिए, ये जो विवाद का भी जो अंत हुआ है ना, इसके जब आप डीप जाएंगे तो आप देखेंगे कि इसमें दोनों वर्गों का योगदान है। अब ये विवाद नहीं है जी, इसमें दोनों वर्गों का योगदान है। और कहीं ना कहीं जो समझदार लोग मुस्लिम धर्म में, इस्लाम धर्म में भी हैं, वो लोग भी नहीं चाहते कि ये विवाद बढ़े आगे। ये कुछ न्यूसेंस होते हैं जो इस तरह के समाज के सामाजिक ताने बाने को खराब करने का प्रयास करते हैं। तो ये सत्ता पाने के लिए राजनीति करी जा रही है। देखिए, वो बात अब धीमे धीमे हर वर्ग जान रहा है। अब मुस्लिम धर्म भी जान रहा है कि उसका उपयोग केवल वोट बैंक के रूप में किया जाता है। आज मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद में देश में जितनी भी योजनाएं लागू की हैं, उन योजनाओं का लाभ परस्पर हिंदू और मुस्लिम दोनों को मिल रहा है।
कहीं पर आपको भेदभाव देखने को नहीं मिलेगा कि अगर राशन मुफ्त में हिंदू को मिल रहा है तो राशन मुफ्त में मुसलमान को भी मिल रहा है। शौचालय अगर हिंदू को मिल रहा है तो मुसलमान को भी मिल रहा है। अगर लोन हिंदू को मिल रहा है तो मुसलमान को भी मिल रहा है। आवास हिंदू को मिल रहा है तो मुसलमान को भी मिल रहा है। राइट्स कहीं नहीं हो रहे हैं, राइट्स के दंगे कहीं नहीं हो रहे हैं। ये कंट्रोल है वातावरण आगे। उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का देन है। जैसे भैया अभी इलेक्शन सर पे हैं, जस्ट 1-1.5 महीना रह गया है इलेक्शंस के लिए, तो बहुत ओपनली अब तो सुनने में आ रहा है कि जो 44 नंबर है लोकसभा 44, उसमें आपकी उम्मीदवारी भी दिख रही है कि इस बार आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक संगठन प्रधान पार्टी है और हमारे नेतृत्व का जो निर्णय होता है वो हम सबके लिए सर्वमान्य होता है। जो भी निर्णय पार्टी करेगी निश्चित रूप से उस निर्णय को सफल बनाना है। कमल निशान हमारा प्रत्याशी है जिसको हमको जिता करके भेजना है और मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। हाँ, इतना जरूर है कि मैंने स्पेसिफिक अकबरपुर लोकसभा क्षेत्र में काम किया है, क्योंकि मेरी विधानसभा के चारों तरफ का क्षेत्र है। सभी नौजवान, बड़े बुजुर्ग, माताएं बहनें विश्वास के साथ में मेरे पास आते हैं। मैं प्रयास करता हूँ। बहुत से हमारे समर्थक हैं जो चाहते हैं कि हम लोकसभा का चुनाव लड़ें, लेकिन निश्चित रूप से हम सब लोग अनुशासित लोग हैं। जो पार्टी निर्णय करेगी उस निर्णय को मानना है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। सपा ने तो डिक्लेयर कर दिया अपना कैंडिडेट जी। राजा रामपाल जी को, जी, तो आपकी कुछ प्रिपरेशंस हैं इलेक्शंस को लेके? देखिए, भारतीय जनता पार्टी निरंतर जमीन पे काम करती है। हम सब उसी में कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। तो संगठन प्रधान पार्टी है, निरंतर बूथ पे, सेक्टर पे, मंडल पे, जिले में हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं। केवल डेट आने की देरी है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बूथ में सेनापति के रूप में खड़ा हुआ है, जो भाजपा को जिता करके अपने बूथ से भेजने का काम करेगा। जैसे कि हमने पॉडकास्ट में भी डिस्कस तो किया है कि विजन्स क्या हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके, मोदी जी के, योगी जी के एंड पूरी टीम के। आपने पर्सनली भी, मैंने आपसे बिठूर क्षेत्र के लिए पूछा था, बट अभी मैं पूछ रहा हूँ, जैसे मान लीजिए लोकसभा इलेक्शंस हैं, तो पूरी कॉन्स्टिट्युएंसी लोकसभा के लिए आपके क्या विजन्स हैं? देखिए, अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है तो जनता आपसे क्या एक्सपेक्ट करे वहाँ पे, जो आप जनता के लिए, तो जनता के नेता तो हैं ही, मैं तो फार साइटेड देख सकता हूँ कि रिजल्ट्स जैसे आपने बताया कि लोगों को पता है क्या आने हैं, जी, तो कुछ एक्सपेक्टेशंस जो निश्चित जनता रूप की से- रहती हैं। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर आज की तारीख में इन 2017 के बाद में और योगी जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। आज जरूरत है हमारे प्रदेश में नौजवानों को रोजगार का। तो मेरा भी प्रयास होगा कि हमारे अकबरपुर क्षेत्र में कुछ ऐसे उद्यम आए, ऐसे उद्योगपति आए जो ऐसे उद्योगों का सृजन करें जिससे हमारे नौजवानों को रोजगार मिले। तो सबसे पहला मेरा प्रयास, क्योंकि मैं एक नौजवान हूं, मैं उस दर्द को समझ सकता हूं जो नौजवान इस समय फेस कर रहा है। हमको, आपको, सबको एक ऐसा वातावरण बनाना होगा जिसमें नौजवान को नौकरी पाने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता ना पड़े। इसमें हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी सफल भी हुए हैं और हम तो कहेंगे मेरा सौभाग्य है। डिफेंस कॉरिडोर, मेगा लेदर क्लस्टर, अनेकों छोटे उद्यम में एमएसएमई के अनेकों उद्योग यहाँ पर लग चुके हैं और लग रहे हैं। तो हमारा प्रयास होगा, नौजवानों को जोड़ेंगे रोजगार से। गाजीपुर से जैसे आपके रिलेशन रहे हैं सपा में भी कांग्रेस में भी, तो गाजीपुर से टिकट मिला है लोकसभा के लिए मुख्तार अंसारी जी के भाई को, और उनकी इमेज सबको पता है कैसी है। तो देखिए, ये क्वेश्चन जो है, लोकतंत्र में जनभावना को समझना राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी होती है और टिकट देना न देना ये उस पार्टी की मनोभाव है या उसका निर्णय है। ऐसे लोगों को जिताना, नहीं जिताना, ये जनता का काम। तो निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि उस क्षेत्र की जनता निश्चित रूप से जनहित में जो उचित होगा वो सही निर्णय करेगी। मोदी जी ने
अपनी हर योजना, हर नीति समाज के हर वर्ग तक पहुंचाई है, और निश्चित रूप से वो चुनाव भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी के इस विजय अभियान में बाधा नहीं बन सकते। क्योंकि जनता को तो आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, सबको सब चीज़ें वायरल, इवन कोर्ट केसेस हो जाए चाहे कोई भी चीज़ें हो, सब नेट पे आज तो डेटा अवेलेबल है। देखिए, डेटा अवेलेबल है, और जनता, देखिए, चुनाव में हार और जीत का कोई एक कारण नहीं होता है। तो भैया मुझे ये पूछना था कि पार्टी सोचती नहीं है टिकट देने से पहले? क्या सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए ऐसा किया जाता है पॉलिटिक्स में? आप किस पार्टी से उम्मीद कर रहे हो, ये भी तो आपका है ना। समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है, कोई भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया है। समाजवादी पार्टी के एथिक्स, समाजवादी पार्टी का आइडियोलॉजी, समाजवादी पार्टी का विजन इस प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है। ये तो बहुत छोटा सा विषय है, अनेकों ऐसे विषय हैं। आप जब इस प्रदेश के इधर 25 सालों का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें आपको इनका इतिहास देखने को मिल जाएगा। ये तो बहुत छोटा सा एक विषय है। इस समय तो मोदी जी ने और योगी जी ने इस प्रदेश के वातावरण को ही बदल दिया है। अपराधीकरण, परिवारवाद, जातिवाद, पुरानी बातें हो गई हैं। जैसे ये लोग भी बोल रहे हैं कि केंद्र सरकार तो अपनी पूरे रिसोर्सेज यूटिलाइज करके सबके पीछे ईडी, सीबीआई इन टीम्स को लगा रही है। देखिए, साज को आँच नहीं है। अगर आप गलत नहीं हो तो ईडी और सीबीआई क्या करेगा, और अगर आप गलत हैं तो इसका मतलब अभी तक आप बचते रहे हैं। वो ये भी कहते हैं कि अभी बिहार में सत्ता पलटी, ईडी से बचने के लिए उन्होंने वापस ज्वाइन कर लिया, क्योंकि उनके स्टेटमेंट्स थे विपक्ष क्या, नीतीश जी के। विपक्ष क्या कहे, विपक्ष के कुछ तो कहने को रखिए। तो वो ईडी और सीबीआई पे ही अपना वो देंगे, जब हार जाएंगे तो ईवीएम पे देने लगेंगे। जहाँ पर सरकार कर्नाटक में सरकार बन जाती है तब ईवीएम अच्छी है, मध्य प्रदेश में हार जाते हैं तो ईवीएम गड़बड़ है। तो ये अभी अपने पैमाने नहीं तय कर पाए हैं कि हमको किस रास्ते पर चलना है। कंफ्यूज्ड है। कंफ्यूज। तो जैसे अगर मैं थोड़ा सा पॉडकास्ट के कंप्लीशन पे भी आऊँ, तो एक चीज़ मुझे आपसे पूछनी थी, क्योंकि जैसे जैसे मैं देख रहा हूँ कि धीरे धीरे लाइफ में मैं कुछ चीज़ें अचीव कर रहा हूँ, तो मैं अपने मदर के चेहरे पे हैप्पीनेस देख पा रहा हूँ, अपने फादर के चेहरे पे हैप्पीनेस देख पा रहा हूँ। तो आप, मेरे को तो आपसे ना बड़े भाई वाली फीलिंग आती है। और जब आपसे मैं पहले डर रहा था बात करने में कि आप आओगे, मैं कैसे क्वेश्चनर प्रिपेयर करूँ, कैसे आपसे बात करूँ, बिकॉज आपकी इमेज बहुत ही पावरफुल है। और जब आपसे बात करा, आप बात करने में इतना सपोर्टिव हो, कंफर्टेबल आप फील करा रहे हो कि चाहे छोटा ही क्यों ना हो, आप उसको छोटा ही नहीं समझते। तो वो आपसे ना बड़े भाई वाला वो एनर्जी ट्रांसफर हो पा रहा है। तो एक चीज़ मुझे पूछनी थी, कहीं ना कहीं मैं आपको देखता हूँ कि आप अपनी मदर से बहुत प्यार करते हैं। इवन कुछ फोटोज़ मैंने देखे थे आपके कि आप अपनी, जब उन नामांकन के लिए वो जा रही था, आप उनका हाथ पकड़ के लेके जा रहे थे। तो थोड़ा सा इसको मैं एक फैमिली टच देने के लिए पॉडकास्ट पे बात कर रहा हूँ, अगर आप कंफर्टेबल हैं। हाँ, देखिए, मेरा तो ये मानना है कि ये एक ऐसा रिश्ता है कि जिस रिश्ते को जो आपका इस धरती पर जन्म लेने के बाद पहला रिश्ता है, पहला रिश्ता है, और आप उसी के अंश हैं। तो ये तो आप मान लीजिए कि अगर आप वर्तमान हैं, आप अगर भविष्य हैं तो वो वर्तमान है। तो वो आप ये मान के चलें कि आप लोग दुनिया में पूजा करने जाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं, पूर्णागिरि जाते हैं, अमरनाथ यात्रा करने जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, लेकिन अगर आपके घर में आपकी माँ, आपके पिता आपसे दुखी हैं और आप दिन भर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं और दिन भर आनंदेश्वर जाकर के भोले बाबा के चरणों पर बैठे हुए हैं, तो ये मेरा मानना है कि आप बेईमानी कर रहे हैं। और अगर आपको पुण्य कमाना है, सबसे पहले अपने घर में आपकी माँ हो, आपके पिता हो, आपको उनकी ब्लेसिंग्स लेनी होंगी, उनका आशीर्वाद लेना होगा। अगर वो खुश हैं तो निश्चित रूप से आप मानिएगा, आप दुनिया की बड़ी से बड़ी लड़ाई जीतेंगे, बड़े से बड़े युद्ध को जीतेंगे और एक अच्छा जीवन आप बिता पाएंगे। आपका वो ट्विटर पे पोस्ट भी है
कि बहुत सी चीज़ें दुनिया में देखी हैं, बहुत से दृश्य देखे हैं, पर मुझे मेरी माँ से ज़्यादा बलवान आज तक कोई नहीं देखा। बिल्कुल। देखिए, पोस्ट तो अलग विषय है। मैं अपने मेरा मानना है कि आपका जो भी रिश्ता हो उसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। रोज मुझे कितना मैं किससे प्यार कर रहा हूँ, किसको मैं कितना चाहता हूँ, मुझे उसको कोई सोशल प्लेटफॉर्म में दिखाने की दिखाने की आवश्यकता ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो क्या हूँ वो मैं जानता हूँ। आप जानते यही मेरा आत्मबल है। हो। वो दिखता है भैया, आंखों में दिख जाता है। हाँ, यही मेरा आत्मबल है। तो ये रूट्स वही हैं जो आपने बताया, मैंने संघर्ष किया, मुझे वोट्स भी जनता ने पहचान लिया, तो ये रूट्स वहीं से आ रहे हैं, आपके पेरेंटिंग से ही आ रहे हैं। आपने बताया भी कि संस्कार मुझे ऐसे मिले हैं बचपन से कि सबकी इज्जत करनी है, सबका आदर करना है। ये मेरा मानना है कि दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए, डुअल फेस आपका नहीं होना चाहिए। और मुझको कहने में संकोच नहीं है, लेकिन मैं समाज में देखता हूँ और ख़ास तौर पे अपनी फील्ड में देखता हूँ, नेताओं को देखता हूँ, बहुत डुअल फेस है। तो कहीं ना कहीं आज जो नेताओं की छवि, हम सब की जिम्मेदारी है आज उस डुअल फेस वाली छवि को हम लोग को ठीक करना होगा। क्योंकि सही हो या गलत हो, स्पष्ट जनता स्पष्ट निर्णय चाहती है। तो आपकी वो छवि होनी चाहिए कि बंदा सही होगा तो सही कहेगा, गलत होगा तो गलत कहेगा। हो सकता है मेरी बात बहुतों को खराब लगती हो, लेकिन ये मेरा स्वभाव है और मैं इसको बदल भी नहीं पाता। क्या बात है भैया। यूथ के लिए कोई मैसेज? यूथ के लिए मैं बस यही कहूँगा और हर जगह कहता हूँ कि डोंट टेक शॉर्टकट्स। हम लोग को शॉर्टकट्स नहीं देखने। आप किसी भी फील्ड पे हो, आपका जो हर फार्मूला सफलता का सबको पता है। बस होता क्या है, लोग शॉर्टकट्स में फंस जाते हैं और उसमें बहुत बड़ा अपना समय भी खराब करते हैं और अपनी इमेज भी खराब करते हैं। हमको आपको जिस भी फील्ड में हम लोग काम कर रहे हैं, एक ही कुंजी है, एक ही सफलता की कुंजी है, एक ही मंत्र है, वो है मेहनत, परिश्रम, हार्ड वर्क। सही दिशा में किया गया परिश्रम हमेशा आपको सफलता दिलाएगा। ईश्वर भी मदद उसी की करता है जो बहादुर होता है, डरपोक की कोई मदद नहीं करती। भैया आपने एक बात बोली है यहाँ पे, मैं पॉडकास्ट में बोल भी दूँ, जब मुझे आपका नंबर मिला तो मैं डर रहा था आपको कॉल करने में। फिर कहीं ना कहीं मुझे लगा कि आप खुद कहते हो कि मैं जनता का प्रतिनिधि हूँ, तो मैंने आपको कॉल करी। उस समय आपका नंबर बिजी था, आपने बोला कि डरो नहीं, और अनएक्सपेक्टेडली आपका कॉल आ गया। मुझे एक्सपेक्टेशन ही नहीं थे, तो वो चीज़ मेरे फील है अंदर, वो मैं पॉडकास्ट पे बयां कर रहा हूँ आपसे बस। नहीं, देखिए ऐसा है, अभी आप इस फील्ड में शुरुआत आपने की है। हम लोग भी कहीं ऐसी जगह जाते हैं जहाँ नर्वस होते हैं, लेकिन ज़रूर अपनी बात रखने में हम लोग को पीछे नहीं हटना चाहिए। रिजल्ट कहीं पॉजिटिव होगा, कहीं निगेटिव होगा, लेकिन हमने तो अपना कर्म किया ना। कर्म करना हमारा काम है, रिजल्ट लेना ऊपर वाले का काम है जी। बहुत, मेरे को तो बहुत मज़ा आया, आपसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको कैसा लगा और कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका आज? लेकिन बहुत अच्छा लगा। हमारे कानपुर में आप जैसे नौजवानों ने जो एक मैं देख रहा हूँ, ये तो एक सोशल मीडिया पे क्रांति देख रहा हूँ अपने कानपुर की, सोशल प्लेटफॉर्म पर। निश्चित रूप से आपको शुभकामनाएं और निश्चित रूप से आप हमारे कानपुर का नाम रोशन करेंगे। एक बार जनता से आप कह भी दीजिए कि द आरएसटी शो को एक बार लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो करें, बिकॉज हम और भी मेहनत कर रहे हैं अच्छा कंटेंट लाने का, ताकि लोगों को नॉलेज मिले। पॉलिटिक्स हो चाहे मेडिसिन फील्ड में, अलग अलग टॉपिक्स पे उनको इस चैनल के माध्यम से हम, हमारा टैगलाइन भी है कि वी आर फाइंडिंग हैप्पीनेस इन द जर्नी ऑफ डिस्कवरी। हमारे छोटे भाई रजत के द आरएसटी शो का मैं सभी अपने साथियों से कहूँगा कि इस चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और इस हमारे छोटे भाई को खूब ढेर सारा आशीर्वाद दें। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने शो पे टाइम दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा विद योर फ्रेंड्स, फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा, एंड हम और किस गेस्ट को बुला सकते हैं उस पर ज़रूर कमेंट करिएगा।
और कुछ बेहतर सवाल अगर आपके मन में हो कि जो हमें इनसे पूछने चाहिए थे, वो कमेंट सेक्शन में जरूर पिन करिएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जब इनके साथ पॉडकास्ट रिकॉर्ड करेंगे तो वो सवाल हम इनसे पॉडकास्ट में जरूर पूछेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सबको नमस्कार, सत श्री अकाल, एंड वंस अगेन साइनिंग ऑफ ऑन द RST शो।